मैं आज इस मंच से, और मुझे लगता है कि बहुत सही मंच है, बहुत सही मौका है ये बात कहने का कि अब हमारे देश को दोबारा एक नई आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है। और वो मुसलमान और आदिवासी, दलित भाई और बहनें, किसान और मजदूर, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग सब मिलजुल कर लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शरद पवार साहब जैसे सीनियर लीडर की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में ये लड़ाई बहुत सफलता के साथ हम और आप लड़ने में कामयाब होंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि देश को आज़ादी की नई लड़ाई की ज़रूरत है। किसी अंग्रेज ने किसी भारत के नागरिक के मुंह पर पेशाब नहीं किया था, लेकिन आज़ाद भारत में मनुवादी मानसिकता के एक रोगी ने एक आदिवासी भाई के मुंह पर पेशाब किया है। क्या ये बात बर्दाश्त करने के लायक है? क्या ये उसको सहन कर लिया जाए? क्या इस पर खामोश रह जाए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। क्या हम और आप अकेले अकेले इसका मुकाबला कर पाएंगे? वक्त आ गया है कि हम और आप मिलजुल कर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की होनी चाहिए। और मैं जहां तक जानकारी रखता हूं, जितनी मुझे मिलने जुलने का मौका मिला है, मुझे आशा है, बल्कि विश्वास और यकीन है कि बिरसा ब्रिगेड देश के नौजवानों, देश के तमाम आदिवासियों को खास तौर पर ऑर्गेनाइज कर रहा है, एकता की लड़ी में उनको पिरो रहा है और उनको भारत की आज़ादी की नई लड़ाई के लिए जो संविधान के रोशनी में लड़ी जाएगी, कानून के दायरे में लड़ी जाएगी, जिसमें बदले में किसी के मुंह पर पेशाब नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी का खून नहीं बहाया जाएगा, बल्कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करके जागरूकता का सबूत देकर अपने देश से सच्चे प्रेम का सबूत देकर इस देश को जो क्षमताएं दी गई हैं, इस देश को जो रिसोर्सेज दिए हैं मालिक ने, मैं शायद दुनिया के अक्सर देशों में होकर आया हूं, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया, शायद ही कोई मुल्क बचा हो जहां मुझे जाने का मौका न मिला हो, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जो रिसोर्सेज मालिक ने भारत को दिए हैं, मुझे वो रिसोर्सेज दुनिया में कहीं नहीं नजर आए। लेकिन ये रिसोर्सेज चंद पूंजीपतियों के काम आ रहे हैं। देश के गरीब टैक्स पेयर का पैसा लूट कर 2-4 पूंजीपतियों की जेब में डाला जा रहा है। लाखों करोड़ का कर्जा उनका माफ किया जा रहा है और गरीब किसानों का चंद हजार का भी कर्जा माफ नहीं किया जाता। ये वक्त आ गया है कि हम और आप इकट्ठा हों, आपस में विचार विमर्श करें। हमारे और आपके बीच में गलतफहमियां पैदा करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की, विरोध डालने की, विरोधाभास पैदा करने की जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। और हमसे और आपसे कभी कभी गलतियां भी होती हैं,
लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी गलतफहमियों को, जो आपस में मिलने जुलने की कमी की वजह से है, हम एक दूसरे को डायरेक्ट समझें किसी तीसरे के माध्यम से। जब तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहेंगे, हमेशा हमारे दरमियान एक फासला बना रहेगा, एक दूरी बनी रहेगी। अब हर शख्स से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपस में पड़ोसियों से मिलें, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने इलाके में मुस्लिम समाज के लोग, आदिवासी लोग एक दूसरे से पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध कायम करें, दोस्तियां करें, एक दूसरे के घर में आएं जाएं, मुलाकातें करें। आप सोचिए ज़रा, हजारों लोगों को मारा जा रहा है। मणिपुर की घटना पूरी दुनिया में उसने भारत वासियों का सर झुका दिया है। आदिवासी ही थे वहां, सैकड़ों बल्कि शायद हजारों को मारा गया मणिपुर में। चर्चेस जलाए गए, लड़कियों को नंगा करके उनके साथ बदतमीजी करके परेड कराई गई, उनका वीडियो बनाया गया, उनके वीडियो को वायरल किया गया। ये हद हो गई। अब इस बात को सोचा भी नहीं जा सकता था कि कभी भारत में ऐसा भी होगा। अब वो आदिवासी समाज जो भारत का असल मालिक है, जो मूल निवासी है, उनको वो लोग गुलाम बनाए हुए हैं जो विदेश से आए, जो घुसपैठिए कहलाए जा सकते हैं, जो आक्रमणकारी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने आकर इस देश के असल मालिकों को गुलाम बनाया। उन आदिवासियों को जो सबसे पहले इस देश को जिन्होंने बसाया था और सजाया था। मैं समय को बचाने के लिए आदिवासियों की पुराने कारनामे, उनकी पुरानी हिस्ट्री को आपके सामने बयान नहीं करना चाहता, और शायद आपके सामने बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं मुस्लिम समाज के लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वह आदिवासियों की हिस्ट्री को पढ़ें। इनमें जो क्षमता खुदा ने रखी थी और रखी है, इनमें जो सलाहियत है, इनमें जो उमंगें हैं, इनके अंदर जो कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी है, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, उनको मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया। संविधान में जो कुछ अधिकार उनको दिए गए थे वो विशेष अधिकार थे। इनको तो वो अधिकार थे जो भारत में किसी को नहीं दिए गए। और ये संविधान बनाने वालों की समझदारी, उनकी इंटेलेक्ट, भारत की प्राचीन हिस्ट्री से उनकी वाकफियत, उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज, इस सब का प्रमाण था कि उन्होंने बहुत विशेष अधिकार दिए। अब वो विशेष अधिकार भी छीने जा रहे हैं। हर साल 1-2 साल के फर्क से हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा और पार्लियामेंट हाउस में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे आदिवासियों के वो विशेष अधिकार छीने जा रहे हैं। अभी हाल में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम से जो कानून पास हुआ है, आप मुझसे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी रखते हैं। उससे वो आपको अधिकार छीन लिया गया जो आपको हासिल था। अब आपको जंगल में भी नहीं रहने दिया जाएगा। अब ये हालत है कि वो बिल पास होता है पार्लियामेंट में और चंद मिनट के अंदर वो जंगल की ज़मीनों का सौदा अडानी के साथ कर लिया जाता है। क्या मतलब है इसका? आपकी पूंजी जो बची थी, आपको जो जंगल और ज़मीन की जो सहूलत हासिल थी, वो आपसे छीनकर वो भी पूंजीपतियों को दी जा रही है और आपको किसी और मौजू पर उलझाया जा रहा है। आपको मुसलमानों से लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे अभी हमारे भाई सतीश ने बहुत साफ शब्दों में कहा,
वक्त आ गया है कि मुसलमान भी आदिवासियों से अपने रिश्ते को समझें और आदिवासी भी मुसलमानों से अपने रिश्ते को समझें। गुजरात की तरफ अभी इशारा किया हमारे भाई सतीश ने। गुजरात में 2002 में जो जेनोसाइड हुआ था, उस वक्त मैं बहुत सख्त बीमार था। मेरे कमर में फ्रैक्चर हो गया था, मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पर था। मैं जैसे ही करवट लेने और उठने के लायक हो गया, मैं स्टेशन पर लेटकर एम्बुलेंस पर जाकर मैं किस तरह गुजरात पहुंचा। और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने मेरा एक इंटरव्यू लिया। मैं बहुत डिटेल में उसको नहीं बता सकता। एक ख़ास बात जो आदिवासी समाज से संबंधित है वो ज़रूर बताना चाहूँगा। इस हिस्टोरिकल प्रोग्राम में मैंने जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो सारा दंगा और वो मुसलमानों का कत्लेआम, वो भयानक जो एट्रॉसिटी और जेनोसाइड हुआ था, वो एक आदिवासी लीडर के उकसाने पर हुआ था। मैंने इसमें कामयाबी हासिल की कि किसी तरह मेरी मुलाकात उस आदिवासी भाई से हो जाए। पहले तो वो बहुत हिचकिचा रहा था और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक भी थी, लेकिन बहरहाल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर जो थे अहमदाबाद वाले, मैं उनका आभारी आज तक हूँ कि उनकी कोशिशों से वो आदिवासी लीडर जिसने हज़ारों मुसलमानों को मारा था, मरवाया था, वो मेरे पास खुद 2 बजे रात को होटल में आए और मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक बात के लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों से आपकी नाराज़गी की क्या वजह है, मुसलमानों से क्या गलतियाँ हो रही हैं, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं कोशिश करूँ कि मैं मुस्लिम समाज को समझाऊँ कि वो गलतियाँ छोड़ें। मैं आपसे कोई जवाब तलब करने के लिए मैंने आपको तकलीफ़ नहीं दी है, कोई शिकायत करने के लिए मैंने आपको ये कष्ट नहीं दिया है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज से यकीनन कुछ गलतियाँ हुई होंगी जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा है। तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि बजाय इसके कि आप मुझसे कुछ लड़ें, कुछ बहस करें, आप मुझसे ये बात पूछ रहे हैं। और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं खुलकर आपसे बताऊं कि हमें किस बात पर मुसलमान समाज से शिकायत हुई थी। उसने कहा आप गुजरात में सूरत से भरूच तक बाई रोड गए हैं? मैंने कहा 20 बार गया हूँ। उन्होंने कहा सड़क के दोनों तरफ मुसलमानों के मदरसे हैं? मैंने कहा मैं हर मदरसे में गया हूँ। उन्होंने कहा कि हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं कि उन मदरसों में सम्मेलन होते हैं, जलसे होते हैं, चमचमाती हुई कारें आती हैं, बहुत हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, खाना पकता है और वो खाना जो बच जाता है वो नालों में फेंक दिया जाता है। ये बात ने मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं, और ये मेरी बात यहाँ से लाइव जा रही है, पूरी दुनिया में लाखों लोग इसको सुन रहे हैं। मैं ये बात मुस्लिम समाज को मुखातब करके एड्रेस करके कह रहा हूँ कि वो खाना फेंक दिया जाता है और नालों के किनारे हम गरीब आदिवासी जो सूअर चराते हैं वो देखते रह जाते हैं और हमको आधी रोटी भी नहीं दी जाती। इस वजह से हमारे दिल में एक आक्रोश, एक गुस्सा 20 साल से पल रहा था। फिर आरएसएस के लोगों ने हमसे रिश्ते कायम किए, हमारे बच्चों को